बिजनेस मैनेजमेंट विभाग द्वारा आयोजित रिसर्जेंट इंडिया वे अहेड उदीयमान भारत आगे की ओर विषय पर वेबिनार में उपस्थित इस विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति, एक कुशल शिल्पी प्रोफेसर सीडी सिंह जी, डॉक्टर पीके जोशी जी, प्रोफेसर डीके नौरियाल जी, प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र जी मेरे अनन्य मित्र, और मेरे अत्यंत आत्मीय प्रोफेसर टीएन सिंह जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता प्रोफेसर अमरेंद्र सिंह जी, और संचालन कर रहे मिस्टर डेंग मेई। मुझे बहुत खुशी है कि उदीयमान भारत आगे की ओर जैसे विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में इधर 1 महीने से ज़्यादा हो गए कई वेबिनार आयोजित हुए हैं, और उस कड़ी में यह एक महत्वपूर्ण वेबिनार है। और मुझे विशेष खुशी है कि आज के दिन मुझे प्रोफेसर सीडी सिंह साहब को, प्रोफेसर टीएन सिंह साहब को, और डॉक्टर जोशी जी को, डीके नौरियाल जी जैसे लोगों को, साथ ही अपने मित्र प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र जैसे विद्वानों को देखने का और विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। निश्चय ही आप लोगों की वक्तृता से अकादमिक जगत समृद्ध होगा, संपन्न होगा और समर्थ होगा, जिसके चलते आज जो वैश्विक आपदा है इसके निराकरण में, उन्मूलन में हम सभी सफल होंगे, और भारतीय समाज को पहले की तुलना में और ज़्यादा बेहतर समाज के रूप में हम पाएंगे। भारतीय राष्ट्र को पहले की तुलना में और ज़्यादा समर्थ, संपन्न और सशक्त राष्ट्र के रूप में हम देखेंगे, और पूरी मानवता का हम कल्याण कर सकेंगे। आज का जो विषय है बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि उदीयमान भारत आगे की ओर इसके अवलंब क्या हैं। विशेष करके कोरोना ने जो समस्या उत्पन्न की है उसके चलते जीवन का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ है, चाहे सामाजिक संदर्भ हो, आर्थिक प्रगति हो, औद्योगिक क्रांति हो, सांस्कृतिक विन्यास हो, अथवा सामरिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक संदर्भ हो। हर क्षेत्र आज इस वायरस के प्रकोप से आक्रांत है, प्रभावित है, और सबकी गति रुक सी गई है। वैश्विक व्यवस्था में और वैश्विक फलक पर भारत एक राष्ट्र है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया कह रही है कि भारत त्वरित विकास की दहलीज पर खड़ा है। जहाँ के आचार्यों की, विशेष करके आप जैसे आचार्यों की मेधा शक्ति से हम तेजी से, और अपने जो शोधार्थी हैं, अन्य अध्येता हैं जो आज प्रतिभाग भी कर रहे हैं, इनके सहयोग से निकट भविष्य में बहुत जल्दी हम वैश्विक फलक पर ज्ञान के संदर्भ में महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होने वाले हैं। मूल विषय ये है कि आज जितने जीवन के उपक्रम हैं, क्षेत्र हैं और अवलंब हैं, उसमें भारत की स्थिति क्या है। सामाजिक संदर्भ से अगर आरंभ करें तो दुनिया में जहां तेजी से गत दिनों, गत महीनों, गत वर्षों सामाजिक बिखराव हुआ है, वहां हिंदुस्तान में यह स्थिति कभी नहीं है। सामाजिक संगुम्फन, साथ साथ चलने की प्रवृत्ति और साथ साथ सब कुछ देखने, सहने, सहेजने की प्रवृत्ति हिंदुस्तान के निवासियों को एक सूत्रता में बांध कर रखती है। इसलिए हमारे समाज पर किसी भी आपदा का कभी प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है, और विशेष रूप से आपदा के समय भारत का समाज एक साथ खड़ा दिखलाई देता है और एक साथ समस्या के समाधान में तत्पर दिखलाई देता है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, हमारे पास बहुत समर्थ नायक हैं आज की तारीख में, माननीय मोदी जी की तरह, जिनके नेतृत्व में समाज और भी मजबूत हुआ है, एकता के सूत्र और भी ज़्यादा मजबूत हुए हैं।
इसलिए समाज के जो मूल्य हैं, साथ चलना, अच्छा सोचना, सकारात्मक रहना, कला कौशल से संपृक्त होना, यह सब कुछ आज भारतीय समाज में है। यह संयुक्त समाज आज दुनिया में इकलौता देश भारत है जहां अवसादग्रस्त लोगों की संख्या न्यूनतम है। इस आपदा ने दुनिया के देशों में अवसादग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ा दी है। घर में, कार्यालय में, स्थान विशेष में, नगर विशेष में अवरुद्ध रहने के कारण तमाम लोग अवसाद की स्थिति में हैं। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत कम, इक्का दुक्का लोगों के बारे में ऐसे सुनने को मिलता है। इससे लगता है कि भारतीय समाज की पीठिका कितनी मजबूत है और संयुक्त समाज, संयुक्त परिवार और संयुक्त अभियान में कितनी शक्ति होती है। इसलिए आज के भारत को सामाजिक दृष्टि से देखें तो दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूत समाज भारत के पास है। सांस्कृतिक संदर्भों में अगर विचार करें तो हिंदुस्तान की संस्कृति को संगम संस्कृति कहा जाता है। दुनिया के विचारक जहां सामयिक संदर्भों में सांस्कृतिक टकराव की बात करते हैं, हिंदुस्तान में संगम संस्कृति है अथवा सांस्कृतिक सद्भाव और लगाव की बात की जाती है। कारण कि हमारी संस्कृति उत्सव धर्मी संस्कृति है, प्रकृति का बंधन करने वाली संस्कृति है, लैंगिक समानता में भरोसा रखने वाली संस्कृति है। इसलिए इस संस्कृति में सद्भाव है, लगाव है और निरंतर क्रियाशीलता है, उत्सव धर्मिता है। हम हर चीज को उत्सव के साथ जोड़कर रखते हैं। जन्म से लेकर और प्रयाण तक हर चरण में हमारे यहाँ उत्सव ही उत्सव है। अर्थात हम हमेशा उमंग के साथ रहते हैं, उत्साह के साथ रहते हैं और आशा भरी दृष्टि से हम भविष्य को देखते हैं। इसलिए सांस्कृतिक संदर्भों में हिंदुस्तान का कोई दुनिया में जवाब नहीं। एक क्षेत्र है जिसे हम आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यह दुनिया आजकल आर्थिक दुनिया कही जाती है, जिसमें उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया में पूंजी प्रवाह बहुत ज्यादा मायने रखता है। पूंजी का प्रवाह हो, सेवा कार्य का प्रभाव हो, सेवा क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का आना जाना हो, सूचना क्रांति हो, सूचनाओं का विस्फोट हो, यह आज का युग है। और ऐसे में पूंजी निवेश और पूंजी प्रवाह यह बहुत ज़्यादा मायने रखता है। औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो, उत्पादन के सापेक्ष मांग बढ़ जाए, मांग के परिप्रेक्ष्य में रोजगार के अवसर सृजित हों, रोजगार और उत्पादन के साथ साथ एक ऐसा विपणन केंद्र बने अथवा बाजार हो जहां उपभोक्ता वस्तुओं का विक्रय हो सके। यह आज की आर्थिक दुनिया है। मानव संबंध ही समाज को तैयार करता है। ये सामाजिक संबंध होते हैं, इसीलिए समाज को संबंधों का जखीरा कहते हैं। लेकिन आज की दुनिया में समाज मार्केट सोसाइटी हो गया है, बाजार समाज, जिसमें मनुष्य, माल, मुद्रा, मशीन, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। लेकिन हम बाजार के संबंधों से मनुष्यता को तौल नहीं सकते और समाज को बाजार बनाकर हम रह नहीं सकते। इसलिए आज पुनः हमें अपने पुरातन नियमों को लेकर चलना पड़ेगा, जिसमें समाज का आशय होता है साथ साथ चलना और मानवीय मूल्यों से संपृक्त रहना। केवल आर्थिक संबंध ही समाज को नहीं बनाते। इसलिए आर्थिक दुनिया के बारे में पुनः नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। क्या हम केवल सुख और सुविधा के साधन ही तैयार करेंगे? सुख सुविधा के साधनों के लिए हम कृत्रिम आवश्यकता उत्पन्न करेंगे और इन उत्पादों के लिए हम बाजार की तलाश करेंगे और बाजार की तलाश में हम अभियान चलाएंगे जो अंततः युद्ध के मुहाने तक पहुंचता है। ये आज की आर्थिक दुनिया है जिसमें सब कुछ अर्थ से ही देखा जाता है। हर राष्ट्र यथाशीघ्र संपन्न हो जाना चाहता है, हर व्यक्ति यथाशीघ्र संपन्न हो जाना चाहता है, लेकिन इस संपन्नता के मायने क्या हैं आज इस कोरोना ने दिखला दिया। इस संपन्नता का कोई अर्थ नहीं है। आपके आजीवन सहयोग में आने वाले उपक्रम ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, सुख सुविधा के साधन महत्वपूर्ण नहीं है। आज जिनके पास सैकड़ों कार हैं, कई टेलीविजन है, अनेक मकान हैं, क्या उनका उपभोग कोई कर पाएगा?
जिन राष्ट्रों ने आर्थिक उपनिवेश बना रखा है, क्या अपने उपनिवेश तक अपने शासकों को भेज पाएंगे? अर्थात यह नव सृजित संपत्ति की निस्वार्था का द्योतक काल है। हमें अपना विचार करना चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मनुष्य को निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि हम सुविधा खरीद सकते हैं, हम सुख और शांति खरीद नहीं सकते। यह आंतरिक होती है और यह संतोष से ही आता है और न्यूनतम सुविधाओं से ही आता है। तो हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। हम न्यूनतम सुविधाओं पर विचार करेंगे तो प्रकृति के साथ हमारा तालमेल बना रहेगा। लेकिन आज की दुनिया आर्थिक दुनिया है और अब शक्ति प्रतिस्पर्धा में आर्थिक संपन्नता बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है और इस प्रतिस्पर्धा का हिंदुस्तान एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। पहले होता था कि अमेरिका, यूरोप और चीन दुनिया की आर्थिक व्यवस्था की कुंजी है। अब समय बदल गया। भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी, इजराइल जैसे राष्ट्र अब दुनिया के आर्थिक मशीन की कुंजी बन गए हैं। इसलिए आर्थिक संदर्भों में हिंदुस्तान दुनिया का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, जहां निवेश करने के लिए सामयिक संदर्भों में दुनिया की सभी आर्थिक कंपनियां अब लालायित हैं। हमारे पास उम्दा किस्म का कच्चा माल है, परिष्कृत होकर जो मानवता का कल्याण करेगा। साथ ही हमारे यहाँ दक्ष रोजगार में लगे हुए लोग हैं, दक्ष कामगार हैं, जो समर्पण के साथ उत्पादन की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। निष्ठावान कर्मचारी अधिकारी हैं और राष्ट्र को उन्नत की शिखर पर ले जाने वाले राजनयज्ञ हैं। तो ऐसे राष्ट्र के प्रति अब सबकी निगाहें हैं कि हिंदुस्तान आने वाली आर्थिक दुनिया को कैसा संदेश देने वाला है। WTO में हमारी क्या भूमिका होगी, आर्थिक मंच जितने भी बने हैं उसमें हमारी क्या भूमिका होगी, संघाई कोऑपरेशन है, ब्रिक्स है, जितने संगठन है, यूरोपीय संघ में हमारी बातचीत होती रहती है, तमाम आर्थिक मंचों पर आसियान है, हमारी भूमिका किस प्रकार की होने वाली है, यही भविष्य में आर्थिक विकास की दिशा निर्धारित करेगा। अब हमारे पास विपुल मुद्रा है, जिसे विदेशी मुद्रा कहते हैं, आर्थिक मजबूती है। पिछले कई वर्षों में जब भी आर्थिक मंदी का दौर आया है उससे हिंदुस्तान अप्रभावित रहा है। यह हिंदुस्तान की आर्थिक मजबूती का द्योतक है। जहाँ तक औद्योगिक क्षेत्र का प्रश्न है, तो औद्योगिक उत्पादों के मामले में और उनकी गुणवत्ता के मामले में भारत दुनिया का प्रमुख प्रतिस्पर्धी राष्ट्र है। हमारे यहाँ के उत्पादों की गुणवत्ता पर कहीं प्रश्न नहीं लगता। कृषि क्षेत्र में हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है, हिंदुस्तान का अन्न आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अन्न कहा जाता है। ये दो सेक्टर हैं जहाँ रोजगार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अब कृषि को भी हिंदुस्तान में औद्योगिक धरातल पर ही देखा जाने लगा है, जहाँ रोजगार की संभावनाएं हैं और कई प्रकार के उद्योग बन सकते हैं। हार्टिकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर तो स्वयं में ही है, फूड प्रोसेसिंग के संदर्भ में बहुत कुछ संभावनाएं कृषि के क्षेत्र में हैं। औद्योगिक संदर्भों में भी जितने भी प्रकार के उद्योग हैं, हिंदुस्तान में उसके लिए बहुत अधिक संभावना है। इसलिए औद्योगिक शक्ति के रूप में हिंदुस्तान अब दुनिया के मंच पर स्थापित है। एक क्षेत्र है जिसे हम सामरिक क्षेत्र कहते हैं। सामरिक संदर्भों में भी राष्ट्रों का आकलन किया जाता है। पहले P5 नेशंस की बहुत ज़्यादा महत्ता होती थी। P5 नेशंस अर्थात सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य, P5 नेशंस अर्थात जो नाभिकीय शक्ति से संपन्न 5 राष्ट्र हुआ करते थे, आज नाभिकीय शक्ति से संपन्न हिंदुस्तान है, छठा सबसे महत्वपूर्ण नाभिकीय शक्ति संपन्न राष्ट्र, जिसे एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। नाभिकीय शक्ति से संपन्न राष्ट्र दुनिया में शक्ति संतुलन बनाना, शक्ति स्पर्धा को नियंत्रित करना और शक्ति के आधार पर शांति की गारंटी लेना, यह केवल पहले सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के हाथ में था। आज वह छठा देश भारत है जो इस प्रकार की गारंटी दे सकता है और स्वयं अपने को आश्वस्त किए हुए है। इसलिए नाभिकीय संदर्भों में हिंदुस्तान दुनिया के अन्य 5 देशों के बराबर है
और यह पहला राष्ट्र है जिसने सीधे थोरियम से परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाए इसकी क्षमता प्राप्त किया हुआ है। अन्य राष्ट्र प्लूटोनियम से और यूरेनियम से ही नाभिकीय शस्त्र तैयार करते हैं, जबकि हिंदुस्तान के पास सीधे थोरियम से यह शक्ति विकसित करने की क्षमता है। और हिंदुस्तान ने दुनिया का विपुल थोरियम भंडार ईश्वर ने हिंदुस्तान को ही दिया हुआ है। हम आने वाले दिनों में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने वाले हैं। परमाणु ऊर्जा में बहुत आगे हम बढ़ने वाले हैं और वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत जिसमें सोलर एनर्जी मायने रखती है, हम इसमें बहुत आगे हैं और दुनिया की प्रमुख शक्तियां हमसे सहयोग ले रही हैं और हमें सहयोग दे रही हैं। इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में भी हिंदुस्तान दुनिया का अग्रणी राष्ट्र है। तमाम प्रगति के बाद खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा बहुत मायने रखती है। यह हम सभी का सौभाग्य है कि भारत आज इन दोनों संदर्भों में दुनिया का प्रमुख राष्ट्र है। आज पहुंच देखी जाती है अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष में हमने ऊंची उड़ान की है। एक साथ अनेक सैटेलाइट भेजने वाला हिंदुस्तान दुनिया का सबसे प्रमुख राष्ट्र बन गया। एक साथ 104 सैटेलाइट हमने अंतरिक्ष में भेजा। हमने स्वयं का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विकसित कर लिया है और इस क्षेत्र में हम पूर्णतः आत्मनिर्भर राष्ट्र हैं। मिसाइल तकनीक हो या सैटेलाइट तकनीक हो, हिंदुस्तान आज दुनिया का अग्रणी राष्ट्र है, जिससे संपर्क, संबंध और संवाद के लिए दुनिया की महाशक्तियां लालायित रहती हैं। तो जहां तक सुरक्षा और सामरिक स्थिति का प्रश्न हो, चाहे सागर तल हो, व्योम हो, धरातल हो, हम सब जगह अब सुरक्षित हैं। अन्य देशों को सुरक्षा की गारंटी देने की स्थिति में हैं और अगर कोई हमारी सुरक्षा पर कुदृष्टि रखने की कोशिश करेगा तो वह दृष्टि बंद रखने की स्थिति में है। हाथ आगे बढ़ाता है तो हाथ मोड़ने की स्थिति में है। ऐसे कुदृष्टि रखने वाले राष्ट्रों को भारत के बारे में हमेशा विचार करते रहना चाहिए कि आज हिंदुस्तान मोदी के नेतृत्व का हिंदुस्तान है, जो न भूलना जानता है और न कुदृष्टि रखने वालों को क्षमा करना जानता है। ऐसे राष्ट्रों को सतर्क रहना चाहिए। सामरिक धरातल पर हम दुनिया के अग्रणी राष्ट्र हैं और उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं जहां कोई सामान्य स्थिति में हमारे हितों के प्रतिकूल जाने की कुचेष्टा नहीं करेगा। एक और क्षेत्र है, वह है मानवता का क्षेत्र। हिंदुस्तान मानवता के लिए निरंतर समर्पित राष्ट्र रहा है। हम सभी देख रहे हैं आज की महामारी में दुनिया को मानवीय सुविधाएं सुलभ कराने के संदर्भ में हिंदुस्तान आज विश्व का 1 नंबर का राष्ट्र है। सभी राष्ट्र हिंदुस्तान से औषधि लेने के लिए तत्पर हैं। हमारे पास व्याधियों के निर्मूलन का परंपरागत ज्ञान भी है, अधुनातन ज्ञान भी है। आने वाला उद्योग औषधि उद्योग के नाम से जाना जाएगा। शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण के लिए जाना जाएगा कि अब हमारा ध्यान शुद्ध जल पर होगा, शुद्ध पर्यावरण पर होगा। इसलिए औद्योगिक विकास के अब तक जो मानक रहे हैं उनमें परिवर्तन आएगा। उस दृष्टि से अब हिंदुस्तान से सहयोग लेने के लिए दुनिया आगे बढ़ेगी। कुछ चिंताजनक स्थितियां थी जिस पर हमें विचार करना है। एक समस्या है वैश्विक आपदा की तरह, जिसे आतंकवाद कहते हैं। आज का हिंदुस्तान आतंकवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है कि किसी आतंकवादी को, आतंकवादी घटना को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। अगर कहीं घटित है तो इसके निर्मूलन का सफल प्रयास किया जाएगा। अब हम वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसी गतिविधि हुई तो उसका त्वरित और सम्यक उत्तर दिया जाएगा, चाहे सीमा के अंदर हो, सीमा पर हो या सीमा के पार हो। आज हिंदुस्तान ने यह संकल्प ले रखा है कि राष्ट्रीय हितों पर किसी ने कुठाराघात की कोशिश की तो उसे उसी की भाषा में समझाया जाएगा। एक अपराध है जिसे साइबर क्राइम कहते हैं। इस दृष्टि से भी हिंदुस्तान ने अपनी तकनीकी विकसित की है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस संदर्भ में है और कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो इसके लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, तो उनके विरुद्ध भी अब एक सम्यक तैयारी है
कि साइबर क्राइम करके कोई बचने ना पाए, कोई डाटा हैक ना करने पाए। इसलिए एक पैरेलल सिस्टम भी हमारे यहाँ डेवलप करने की प्रक्रिया है। पूरी दुनिया में भी ऐसा हो रहा होगा कि हमारे डाटा को, गोपनीयता को कोई दूसरा राष्ट्र सेंध लगाकर ना ले सके। इन संदर्भों में देखें तो हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ा है। एक मंच है, वैश्विक मंच, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। तमाम महत्वपूर्ण संस्थाओं में हिंदुस्तान है। संयुक्त राष्ट्र का कोई ऐसा विशिष्ट अधिकरण नहीं है जो बिना हिंदुस्तान के सहयोग के अपनी उपादेयता सिद्ध करे। केवल एक अंग है जहां हिंदुस्तान को पहुंचना है, वह है सुरक्षा परिषद। वह दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान अपने 130 करोड़ लोगों के बल पर, राष्ट्र की एकता के बल पर और समन्वित सोच और समझदारी के बल पर हम वहां अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। वहां हमें पहुंचने की जितनी स्थितियां हैं हम सब पूरा करते हैं। दुनिया के विशालतम लोकतंत्र हैं। हमारे यहाँ की निर्वाचन प्रणाली आदर्श मानी जाती है। दुनिया में कहीं भी लोकतांत्रिक घटना होती है तो हमारे देश के पर्यवेक्षक बुलाए जाते हैं। तो हम मानक लोकतंत्र हैं, सामरिक दृष्टि से समर्थ राष्ट्र हैं, आर्थिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र हैं। हमारी संस्कृति और सभ्यता की दुनिया में कोई सानी नहीं है। चाहे सागर हो या अंतरिक्ष, सब जगह हमारी धमकदार उपस्थिति है। संगठनात्मक रूप से भी हम बहुत बड़े संगठन के सम्मानित सदस्य हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आज 120 देश हैं, जिसका हिंदुस्तान अगुआ राष्ट्र है। चाहे शांति की बहाली हो अथवा दुनिया को शांति का परिवेश प्रदान करना हो, आर्थिक समृद्धि हो अथवा दुनिया के लोगों को सुरक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देना हो, इसमें हिंदुस्तान आगे बढ़कर दिखलाई देता है। जो प्रगति है, देश में आधारभूत संरचनाएं हैं, इसका लाभ हिंदुस्तान के सभी लोगों को मिले, इसकी व्यवस्था होती है। इसलिए उत्पादन के साथ ही साथ यहाँ वितरण पर भी ध्यान दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में असमानता की स्वीकार्यता नहीं है। अगर कहीं है तो उसके निराकरण का राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होता रहता है। हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। आज ऑनलाइन एजुकेशन का मोड है और इसमें भी हिंदुस्तान दुनिया के विकसित राष्ट्रों से केवल कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहा, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ के दक्ष आचार्य अपने सभी विद्यार्थियों के साथ निरंतर संपर्क और संवाद की शैली में हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अदृश्य बैरी का मुकाबला सूचना तंत्र के माध्यम से कर रहे हैं और सूचना तंत्र का सबसे समर्थ जो प्लेटफॉर्म है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका हमारे यहाँ सम्यक उपयोग किया जा रहा है। तो चाहे विकास की कोई भी विधा हो, कोई भी पैमाना हो विकास का, या कोई भी परिभाषा हो, हम सब पर खरे उतरते हैं और मान कर चलते हैं कि दुनिया में सबको सुखी होना चाहिए। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देने वाले लोग हैं। हम दुनिया को एक परिवार मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ महोपनिषद में कहा गया, अयम निजः परो वेति गणनालौ चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। हम पूरी धरा को एक परिवार मानते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि हमारे यहाँ के लोगों की कुशलता से, उनके ज्ञान से हम ज्ञान के क्षेत्र में दुनिया की महानतम शक्ति बने और विश्व के सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रगति करें और प्रसन्न रहें, इसकी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। यह भारत देश की पहचान है। इसलिए आने वाला भविष्य भारत का है। नई विश्व शक्ति संरचना में हिंदुस्तान अब केंद्र में होगा। अन्य राष्ट्र जो मित्र राष्ट्र हैं साथ साथ होंगे, क्योंकि कोविड के पश्चात विश्व व्यवस्था बदल जाएगी। इसमें अमेरिका, रूस, भारत, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ये महत्वपूर्ण राष्ट्र होंगे और आने वाला भविष्य इन्हीं का है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र बने, इसकी हमें कामना करनी चाहिए और इसके लिए प्राणपण से लगे रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी वक्तृता से, आप सबके विचार से अकादमिक जगत लाभान्वित होगा और निश्चय ही जो राष्ट्र का स्वप्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह अवश्य पूरा होगा। आप सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और इसमें सम्मिलित हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और यह कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं।